हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम जेबी सेबी के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। आज हम अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके पीडीएफ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक वेबसाइट है गुरुजी.com, guruji24.com करके, तो वहाँ से ये पीडीएफ लिया गया है। फ्रेंड्स, क्या है कि पीडीएफ तो आप कहीं से भी कितने भी ले लो, लेकिन अगर जब तक नहीं करना आएगा, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस इज ऑफ द नेचर ऑफ। तो ये किस तरह का नेचर है? ये एक पर्सनल अकाउंट का नेचर है। मैंने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग पे एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट किस बेसिस पे क्लासीफाई करे होते हैं। ठीक है, कि न्यूमेरिकल्स हैं कुछ। थर्ड वाला तो सिंपल इंटरेस्ट पे ही है, तो सिंपल इंटरेस्ट आप आराम से निकाल सकते हैं, PRT/100 करके। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स मेड एट रेगुलर इंटरवल्स ओवर अ गिवन पीरियड इंटरवल इज कॉल्ड एज। तो ये होता है एन्यूटी। तो आपको पता है कि आरडी वगैरह ये सब एन्यूटी में आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पैसा एक्यूमुलेट होता है। तो सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स, ये लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो उससे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है? एन्यूटी है। ड्यू टू अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, अगर फॉल हो जाएगा इंटरेस्ट रेट में तो कितना प्रिंसिपल में लॉस होगा। तो ये भी आप सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आराम से। अब सिक्स्थ क्वेश्चन देखेंगे, अंडर रिटन डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द एसेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ये ग्रेटर देन जीरो होती है हमेशा, ये ध्यान रखना, ये तो याद करने वाला जैसे है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर 1 + T⁻n, इस तरह करके फॉर्मूला है, तो उससे आप निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। इजी है, ऐसा कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में ना नॉट ट्रू पूछ लेता है। तो इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए हुए हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्जेस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सही बात है, जितना आपको डेप्रिशिएट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस से माइनस करेंगे। असेट्स दैट आर डेप्रिशिएटेड आर टेंजिबल असेट्स। तो जो असेट्स डेप्रिशिएट करे जाते हैं वो क्या होते हैं? टेंजिबल असेट होते हैं। इनटेंजिबल को आप कैसे डेप्रिशिएट कर देंगे? मान लीजिए इनटेंजिबल होती है जिसे आप छू नहीं सकते हैं, जैसे कि आपके ट्रेडमार्क होगी, आपकी गुडविल वगैरह होगी है। तो गुडविल को आप छू नहीं सकते हैं, तो उसे आप कैसे एसेट मान लेंगे? सॉरी, एसेट तो मानेंगे, लेकिन उससे कैसे डेप्रिशिएट करेंगे? तो वो नहीं कर सकते आप डेप्रिशिएट। डेप्रिसिएशन लाइक एन इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन क्या है कि इंश्योरेंस एक्सपेंस करके है। क्यों? क्योंकि देखो, लाइफ के साथ साथ में चीज़ें ऑब्सोलीट होती ही हैं। विच वन इज़ नॉट अमंग द 3 पिलर्स ऑफ बेसल 2। देखो, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि बेसल 2 के पिलर कौन कौन से हैं। तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस और मार्केट डिसिप्लिन, ये तो बेसल 3 के तीनों पिलर हैं। तो सी वाला आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यार सर्टेन सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और सम डबल्स इटसेल्फ इन 5 years। तो 4 times, इट विल बी 4 times ऑफ इटसेल्फ इन। ये भी आपको सिंपल इंटरेस्ट से ही निकालना पड़ेगा क्वेश्चन। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में बाद में आपको करके दिखा दूंगा, तो ऐसे से करना है आपने, इसे अभी रहने देते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू IRR, undertake those investment that has in highest IRR provided the IRR is greater than the कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो IRR क्या होता है कि बेसिकली आपको बता देता है कि प्रोजेक्ट से कितना आपको फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके पास में जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का आ गया, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 16 years एट सिंपल रेट ऑफ ईयरली इज। तो ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपने, एक फॉर्मूला होता है इसका, उससे निकल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कैन इशू, मतलब प्राइवेट सेक्टर कंपनीज क्या इशू कर सकती हैं? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों तरह के बॉन्ड्स इशू कर सकती हैं। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज क्या होती है? जैसे 2-4 बंदे या 10 बंदे इकट्ठे होकर जो अपनी प्राइवेट कंपनी खोल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू NPV, अंडरटेक दोज इन्वेस्टमेंट्स फॉर विच द NPV इज पॉजिटिव, विच इज़ नॉट वन ऑफ द अप्रोचेज प्रपोज फॉर मेजरमेंट ऑफ ऑपरेशनल रिस्क। तो ये है IRR बेस्ड ये अप्रोच, इसमें ऑपरेशन रिस्क में नहीं होती है। ठीक है, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, स्टैंडर्डाइज और एडवांस मेजरमेंट, ये सारे ऑपरेशन रिस्क में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द मेथड इन विच डेप्रिसिएशन रेट इज कांस्टेंट। तो ये होता है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में। इसमें जो है डेप्रिसिएशन रेट जो है फिक्स होता है, मतलब 20, जैसे देखो अगर मान लो आपने 60,000 की ली है, डिप्रिसिएशन आपका निकल के 20,000 आ रहा है, तो हर साल आप 20-20-20 माइनस करते जाएंगे। In spot, the exchange of currencies takes place on
कब टेक प्लेस करती है? सेकंड वर्किंग डे पे, ठीक है। विच इज़ नॉट टैक्स डिडक्टेबल, तो ये इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेब्ट्स, ये जो है टैक्स डिडक्टेबल नहीं होती है, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ बोरोइंग इन वन सेंटर एंड लैंडिंग इन अनदर एट हाइयर रेट, तो इसे क्या बोलते थे? आप आर्बिट्रेज बोलते थे। देखो इस लाइन से सिंपल से समझो कि आपने एक BSE स्टॉक एक्सचेंज में आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी और NSE में जाके आपने 150 की बेच दी, तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? आर्बिट्रेज बोलेंगे, कि आपने सस्ते में खरीदा और महंगे में बेच दिया। अ बॉन्ड कैरीज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड एज, जो स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? कूपन रेट बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेब्ट विच इज ड्यू टू अस इज कॉल्ड एज, तो उसे बोल देते हैं एक्टिव, जो कि जो कर्जा हमें चुकाना ही है, जो हमारे पे ड्यू है, तो उसको एक्टिव बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द प्राइस एट विच टू अनरिलेटेड एंड नॉन डेस्परेट पार्टीज वुड एग्री टू अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज, उनको बोलेंगे आर्म्स लेंथ प्राइस, ठीक है। द असेट लॉस, वहाँ पे लूज लिखा हुआ है, लॉस होगा वहाँ पे, एन इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू ईच ईयर इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, तो उसमें क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर अमाउंट हर साल हम डेप्रिशिएट कर देते हैं। मैंने करेंसी इज एट प्रीमियम इन फ्यूचर और फॉर अ फ्यूचर डेट इट इज़ कॉल्ड एज कॉस्ट पेयर, मतलब ये आ रही कि जैसे आप आज $1 खरीदो 70 रुपये का और कल हो जाए वो 85 रुपये का, प्रीमियम हो गया ना, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट लेयर बोल देंगे फ्यूचर में, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन इज टू एलोकेट ट्रू प्रॉफिट, मतलब क्यों निकालते हैं हम डेप्रिसिएशन? ताकि हमें जो है सही प्रॉफिट पता लग जाए। व्हेन अ करेंसी इज एट डिस्काउंट इन फ्यूचर, तो उसको क्या बोलते हैं? चीपर बोल देंगे। देखो सेम ही क्वेश्चन है, पहले कॉस्टलियर बोल था, अब चीपर है, कि आपने 70 रुपये का डॉलर लिया और अब आपका डॉलर जो है 60 रुपये का हो गया, तो वो क्या हो जाएगी? चीपर करेंसी कहलाएगी। द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस ऑन द डेट ऑफ द डील इन कैश, ऑन द डेट ऑफ का मतलब क्या है कि उसी टाइम ही होगा, और कैश बोलेंगे उसको। इन टर्म द एक्सचेंज ऑफ करेंसीज टेक्स प्लेस ऑन नेक्स्ट डे, टुमारो अगर हो रहा है तो वो क्या होगा? नेक्स्ट डे में ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ, क्या है? एक एलोकेशन की प्रोसेस है। इसमें क्या होगा कि आप कुछ अमाउंट जो है हमें हर साल अलग रख देंगे। फॉलोइंग मेथड्स इज नॉट एन एसेलरेटेड मेथड, तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड जो है एसेलरेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है? फिक्स अमाउंट आप हर साल डेबिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू विच बॉन्ड होल्डर गेट्स ऑन मैच्योरिटी इज कॉल्ड एज रिडम्पशन वैल्यू। FDR के केस में क्या होता है कि आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन बॉन्ड के केस में क्या मिलेगा? आपको सिर्फ उसकी फेस वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिराइविंग द रेट ऑफ करेंसी A इन टर्म्स ऑफ करेंसी C थ्रू करेंसी B इज कॉल्ड एज चेन रूल, मतलब आप किसी और करेंसी से उसकी वैल्यू डिराइव कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? चेन रूल बोल देंगे, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न अर्नड बाय एन इन्वेस्टर हु परचेज अ बॉन्ड एंड होल्ड्स इट टिल मेच्योरिटी इज कॉल्ड एज YTM, उसको क्या बोल देंगे? YTM बोल देंगे। इन एक्सचेंज ऑफ करेंसीज डील कैश इज आल्सो कॉल्ड एज रेडी बोलते हैं उसको। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक रिस्क और जनरल मार्केट रिस्क बोल देते हैं उसको, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉन्ड प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट्स इज वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ये इनवर्स और लीनियर है, ठीक है। एन्युटी इज डिफाइंड एज इक्वल कैश फ्लोज एट इक्वल इंटरवल्स फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, मतलब जैसे कि RD में होता है आप हर महीने जमा कर रहे हैं, तो वो एन्युटी कहलाती है। प्रेजेंट वैल्यू इज डिफाइंड एज फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द प्रेजेंट वैल्यू। देखो इस लाइन का मतलब ये है कि आप प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको मान लीजिए ये पता करना है कि आपका अगर आप 10 लाख रुपए इकट्ठा करना चाहते हैं 1 साल बाद, तो आज से आपने कितने पैसे हर रोज जमा करने हैं, तो आप कैसे करेंगे? डिस्काउंट रेट से निकाल पाएंगे, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला भी है, FV=PV अपॉन में डिस्काउंट, इस तरह डिस्काउंट रेट इस तरह करके होता है। तो YTM इज अ रेट ऑफ रिटर्न विच is the discount rate at which the present value of the coupons and the final payment at face value equals at the current price gives the return at maturity on the bond for the original holder, ठीक है। A bond holder of a company has one of the following relationship with it, तो ये होता है creditor।
अब 50 क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट रूल डज नॉट यूज द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी कॉन्सेप्ट। तो ये है पे बैक पीरियड, इसमें जो है टाइम वैल्यू वाला सिस्टम नहीं लगता। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डज द रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू इफ इंटरेस्ट रेट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द बॉन्ड। तो इसे बोलते हैं YTM। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी फॉर द एंटरप्राइजेज हुज टर्नओवर फॉर द अकाउंटिंग पीरियड एक्सीड्स 50 करोड़ से ऊपर होगा तो उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स AS 1, 2 वो सब मेंटेन करने होंगे। वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स ऑल पॉसिबल लॉसेस must be taken into consideration but all anticipated profit should be ignored. This is called as convention of conservatism और principle of prudence। देखो लॉस का तो आपको पता है कितना लॉस हो सकता है, लेकिन आप प्रॉफिट को इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि आने वाले टाइम में आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, मान लो आपकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी उस हिसाब से इंक्रीज हो जाएगा। ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द जर्नल एंड देन दे आर पोस्टेड टू द लेजर। ठीक है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है कि पहले जर्नल में नोट होता है उसके बाद में लेजर में चढ़ा देते हैं। इटालियन मेथड ऑफ अकाउंटिंग इज आल्सो नोन एज डबल एंट्री बुक कीपिंग, उसको डबल एंट्री बुक कीपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नॉन ट्रेडिशनल मेथड्स अवेलेबल फॉर डिटरमाइनिंग आर्म्स लेंथ प्राइस इज आर, तो ये प्रॉफिट स्प्लिट मेथड और ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड होता है। ठीक है, अकाउंटिंग एज्यूम्स दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू ऑपरेट फॉर अ लॉन्ग टाइम इन फ्यूचर। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या फिर एंटाइटी गोइंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, गैप स्टैंड्स फॉर, गैप का फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। द सेट ऑफ रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स इन अकाउंट्स आर कॉल्ड एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग साइकिल इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करती है, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। तो ये 3 चीज़ों को रिकॉर्ड करती है वो। इन कैश बुक ऑल रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम इज टाइम सेविंग एंड इकोनॉमिकल। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या करती है, टाइम सेविंग भी होती है और इकोनॉमिकल भी होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 6 डील्स विद, किससे डील करता है ये, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से। देखो AS 1, 2, 3 इस तरह के भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि AS 6 किससे डील करता है, तो वो डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग से डील करता है। कमीशन रिसीव्ड इज अ, कैसा अकाउंट है ये, नॉमिनल अकाउंट होगा। बोथ रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स आर, क्या है ये, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल इज अ रियल अकाउंट। अकाउंट्स जनरली प्रिपेयर्ड फॉर 12 मंथ्स, अकाउंट 12 महीने के लिए प्रिपेयर करे जाते हैं। अंडर विच सिस्टम इन एवरी ट्रांजेक्शन एन अकाउंट इज डेबिटेड एंड सम अदर अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो इसको बोल देते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 3 डील्स विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फ्रेंड्स आज इसी को यहीं पे रोकते हैं, एक क्वेश्चन और 70 तक कर लेते हैं। इन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स, ये जो है 2 अकाउंट को अफेक्ट करती है, एक में डेबिट होगा और एक में क्रेडिट होगा। होप ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आप इनको डेली एक बार सुनेंगे ताकि आपको ये सारे याद हो जाएं। होप ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, बाय।